हेलो बच्चों, कैसे हैं आप छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होंगे। इन्हीं छुट्टियों को यूज़फुल बनाने के लिए मैं आपके लिए YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप उन वीडियो को देख करके अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको आपके लेसन नंबर 1 विलियन के टॉपिक विलियन की सांद्रता पर आधारित न्यूमेरिकल्स करने आपको सिखाऊंगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इन न्यूमेरिकल्स को समझकर और इस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड वो करने सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बच्चों, अब हम जो सबसे पहला उदाहरण है उससे स्टार्ट करेंगे। बेंजीन व कार्बन टेट्रा क्लोराइड को मिलाकर एक विलियन बनाया गया है। यदि 20 ग्राम बेंजीन को 120 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घोला गया है तो विलेय तथा विलायक की प्रतिशत मात्रा की गणना करो। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस प्रश्न में विलायक कौन है और विलेय कौन है। विलेय पदार्थ कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है। तो देखिए, अगर हम इस बात को देखते हैं तो हमारे पास जो विलेय है, विलेय का भार, इसको आप WB से डिनोट करोगे। WB, W हमने भार के लिए लिया है और B विलेय के लिए लिया है। तो ये हमें कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। अब इसी तरह से बच्चों, जो विलायक है, विलायक का भार हम लेंगे। तो विलायक के भार को हम डिनोट करेंगे WA से और ये इक्वल होगा 120 ग्राम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जो कम मात्रा में है वो विलेय है, जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है। लेकिन आपको यहाँ बच्चों ध्यान रखना है कि अगर एक घटक पानी हो, जल, तो विलायक सदैव जल ही होगा। ठीक है ना, चाहे वो कम मात्रा में दिया गया हो, चाहे वो ज्यादा मात्रा में दिया गया हो, विलायक वो ही होगा। लेकिन यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास विलियन का भार भी आ जाएगा। विलियन का भार, तो देखिए विलियन का भार जिसको आप WAB से डिनोट करते हैं, अब ये कितना आ जाएगा बच्चों? 20 प्लस 120, तो ये कितना आ गया? 140 ग्राम। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? देखिए, ये तो डेटा हमें दिया गया था जो हमने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सूत्र कौन से हैं जो हम इसमें लगा सकते हैं। देखिए, जो विलेय का भार प्रतिशत है, यदि आप इसे ज्ञात करना चाहते हैं, विलेय का भार प्रतिशत, तो देखिए इसके लिए हमारे पास सूत्र मैंने आपको बताया था, WB इंटू 100 अपॉन WAB, WB इंटू 100 अपॉन WAB।
अब इस सूत्र में आप यहां से वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए डब्ल्यू बी कितना है 20 इंटू 100 और डब्ल्यू ए बी कितना है 140। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हुआ ये आ जाएगा 2000 अपॉन 140। अब देखिए आपने इस जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दिया, और अगर हम 200 को डिवाइड करते हैं 14 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.28%। देखिए ये तो आपने विलेय की भार प्रतिशत मात्रा को ज्ञात कर लिया। अब अगर आपके पास इसके अलावा सिर्फ विलायक ही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको 100 में से माइनस कर लीजिए, तो जो बचेगा वो विलायक की भार प्रतिशत मात्रा होगी। ठीक है ना। तो जो विलायक की भार प्रतिशत मात्रा है इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप जैसे मैंने बताया कि विलेय के भार प्रतिशत को 100 में से माइनस कर लीजिए, या अगर आप सूत्र से ही निकालना चाहते हैं तो डब्ल्यू ए इंटू 100 अपॉन डब्ल्यू ए बी, आप ये वाला सूत्र प्रयोग कर लीजिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 120 इंटू 100 अपॉन 140। अब देखिए अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 के बाद 3 जीरोज आ जाएंगी अपॉन 140। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और अगर अब आप 1200 को डिवाइड करते हैं 14 से तो आपका आंसर आ जाएगा 85.72 के लगभग। ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से आपने दोनों विलेय और विलायक दोनों की परसेंटेज ज्ञात कर लिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के संदूषण की मात्रा 18 ppm है। इस संदूषण को प्रतिशत मात्रा में व्यक्त करो। देखिए आपको जो कंसंट्रेशन है वो किस में दी हुई है, ppm में। और अगर आप ppm की परिभाषा की बात करते हैं तो आपने मैंने जो आपको पहले वीडियो भेजी हुई थी उसमें हमने बताया था कि 10⁶ पार्ट्स बिलियन के अंदर जितना विलेय की मात्रा होती है उसे ppm कहते हैं। तो देखिए यहां हमें ppm दिया हुआ है 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10⁶ ग्राम बिलियन है, तो बिलियन को आप कितना मान लेंगे 10⁶ ग्राम। तो उसमें जो विलेय है इसका भार होगा 18 ग्राम। देखिए ये बात आपने ppm की परिभाषा से ज्ञात की। ppm क्या होता है, 10⁶ पार्ट्स बिलियन के अंदर विलेय पदार्थ की जो मात्रा घुली हुई होगी उसको आप कहेंगे ppm। अब देखिए आपके पास WB है, WAB है, तो आप सीधा भार प्रतिशत वाला फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए भार प्रतिशत विलेय के लिए क्या होगा, WB इंटू 100 अपॉन WAB। ठीक है बच्चों। अब देखिए WB कितना है 18 इंटू 100 और WAB कितना है 10⁶।
तो देखिए बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻6। आपने इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख लिया। और अगर आप इसे आगे हल करते हैं तो ये जो पावर है ये जब ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। तो 18 इंटू 10⁻² -6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18 इंटू 10⁻⁻4%। तो देखिए, आप इस तरह से पीपीएम को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी प्रकार आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप परसेंटेज को पीपीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25% मिथेनॉल, 25% एसिटिक एसिड व 50% जल को मिलाकर एक विलयन बनाया गया है। विलयन के प्रत्येक घटक के मोल अंश की गणना करो। देखिए, यहां आपको 3 घटक दिए हुए हैं, 25% मिथेनॉल, 25% एसिटिक एसिड और 50% वाटर। अब अगर आप देखें तो 25%, 25%, 50, तो ये पूरा कितना हो जाता है? 100%। तो आप ये भी मान सकते हैं कि जो आपको परसेंटेज दी हुई हैं, आप इन्हीं को ग्राम में भार भी मान सकते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास 3 घटक हैं, एक मिथेनॉल है, एक एसिटिक एसिड है और एक जल है। तो देखिए बच्चों, मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। मैं इसको पहला घटक मान लेता हूं। जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसको मैं दूसरा घटक, देखिए ये क्या होता है, CH3COOH, इसको मैं दूसरा घटक मान लेता हूं। ये पहला घटक है, ये दूसरा घटक है, और जल को मैं मान लेता हूं तीसरा घटक। जो जल है यानी H2O, इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारा तीसरा घटक है। अब देखिए, जो प्रश्न है इसमें हमें जो चीजें दी हुई हैं, जो पहले घटक का भार है ये 25 ग्राम है, दूसरे घटक का भार ये भी 25 ग्राम है, इसी प्रकार तीसरे घटक का भार 50 ग्राम है। ठीक है बच्चों, ये सब बातें हमें प्रश्न के अंदर ही दी हुई हैं, लेकिन हमें इनके जो अणुभार हैं वो स्वयं ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिए, इसका जो अणुभार है मैं इसको M1 मान लेता हूं। अब देखिए, इसको आप कैसे निकालेंगे? इसमें एक कार्बन है जिसका परमाणु भार 12 होगा, यहाँ कुल 4 हाइड्रोजन है, तो कुल इनका भार 4 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन है जिसका परमाणु भार 16 होता है। तो अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो आपको मिथेनॉल का अणुभार 32 ग्राम प्रति मोल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसी तरह से हम एसिटिक एसिड को निकालते हैं। यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मतलब हुआ 24 ग्राम, 4 हाइड्रोजन है 4 या 4 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब हुआ 32 ग्राम। तो देखिए, ये कितना हो गया, 0, 3 और 2 5 और 1 6, 60। तो इसका जो अणुभार है वो आपको प्राप्त हो गया 60 ग्राम प्रति मोल।
ठीक है ना बच्चों। और इसी तरह से जो जल है इसका अणुभार तो आपको याद ही होगा 18 ग्राम प्रति मोल। अब देखो बच्चों, आपके पास जो तीनों कंपोनेंट हैं उनके भार और अणुभार आपको अब पता लग गए। तो अब आप इनसे क्या करोगे? आप इनसे इन तीनों के जो मोल हैं वो ज्ञात करोगे। देखिए, इसके मोल को मैं मान लूंगा N1, तो ये हो जाएगा 25/32। तो देखिए 25/32 ये आपको कितना मिल जाएगा? 0.78 मोल्स आपको किसके मिले? मिथेनॉल के। अब इसी प्रकार एसिटिक एसिड के मोल्स को मैं N2 मान लूंगा और ये कितने हो जाएंगे? 25/60। मैं इसको भी डिवाइड कर लेता हूं, 25/60 ये आ जाएगा 0.42, 0.42 मोल्स इसके आ जाते हैं। अब इसी प्रकार जो जल के मोल हैं जिसको मैं N3 कहूंगा, तो ये हो जाएंगे 50/18, 50/18, तो ये आ जाएंगे 2.78, 2.78। देखिए बच्चों, पहले आपने सारे कंपोनेंट्स के भार लिखे, फिर सारे कंपोनेंट्स के अणुभार लिखे, और फिर आपने सारे कंपोनेंट्स के जो मोलों की संख्या है वो ज्ञात की। अब आपके पास विलयन के कुल मोल कितने आ जाएंगे? कुल मोल, ये विलयन के कुल मोल होंगे, ये कितने आ जाएंगे? 0.78 प्लस 0.42 प्लस 2.78। अब देखिए हमारे पास जो कुल मोल हैं वो कितने हो गए? इनको हम ऐड कर लेते हैं सभी को, तो हमारे पास मोल आ गए 3.98। ठीक है ना बच्चों, ये विलयन के कुल मोल आ गए हैं। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो कुल मोल है आप इस कुल मोल की संख्या से तीनों मोल्स की संख्याओं को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जिससे आपको इनके जो मोल प्रभाज हैं वो मिलने लगेंगे। अब देखिए काई ए किसके इक्वल होगा? N1 अपॉन कुल मोल, N1 अपॉन कुल मोल। तो अब देखिए N1 कितने हैं? 0.78, और कुल मोल कितने हैं? 3.98। तो जब आप 0.78 को डिवाइड करेंगे 3.98 से, तो आपको लगभग वैल्यू मिल जाएगी 0.195। आपको जो लगभग वैल्यू है वो मिल जाएगी 0.195। तो ये पहला मोल प्रभाज मिथेनॉल के लिए आपको मिल गए। अब इसी तरह से जो काई2 है, आप काई2 कैसे ज्ञात करेंगे? N2 अपॉन कुल मोल। देखिए आपके पास N2 कितना है? 0.42, और कुल मोल कितने हैं? 3.98। तो आपने 0.42 को डिवाइड कर दिया 3.98 से, तो आपको आंसर लगभग मिल जाएगा 0.105। तो ये आपने दूसरा मोल प्रभाज ज्ञात कर दिया। अब इसी प्रकार जो तीसरा मोल प्रभाज है इसे आप लिखेंगे N3
अपॉन कुल मोल, कुल मोल। तो देखिए N3 आपके पास कितना है, 2.78 अपॉन 3.98, 3.98। तो अब देखिए आपने 2.78 को डिवाइड कर दिया 3.98 से, तो आपको मिल गया 0.698, 0.698। तो देखिए ये आपको तीनों मोल प्रभाज मिल जाते हैं। अब देखिए अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप इन तीनों मोल प्रभाज को आपस में जोड़ देंगे। आपको क्या करना है कि इसको, इसको और इसको आपस में जोड़ देना है। तो इनका जो टोटल है वो लगभग 1 या 1 के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। इथाइलिन ग्लाइकोल के 1 विलयन की प्रतिशत सांद्रता 20% है। इस विलयन में विलेय के मोल अंश की गणना करिए। देखिए यहां जो विलेय पदार्थ है ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, और जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये एक डाइओल है, यानी एक अल्कोहल है जिसमें 2 OH हैं। तो आप इसका सबसे पहले अणुभार निकाल लीजिए, यानी मैं इसका MB सबसे पहले निकाल लेता हूं। तो यहाँ 2 कार्बन है तो 24 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, लगभग 62 ग्राम पर मोल इसका जो अणुभार है ये आपको पता लग गया। अब देखो बच्चों, जो इसकी सांद्रता दी हुई है वो कितनी है, 20%। 20% भार बाई भार ये आपको दी गई होगी। तो देखिए इसका क्या मीनिंग होगा कि 20% का मीनिंग होगा कि जो विलेय पदार्थ है 100 ग्राम विलयन में उसका भार प्रतिशत मात्रा के बराबर होगा, अर्थात 20 ग्राम के बराबर होगा। और जो शेष बचा हुआ भार है ये होगा विलायक का, यानी 100 माइनस 20, तो ये जो 80 ग्राम है ये विलायक का भार होगा। और आपको पता है कि जब विलायक जल है तो इसका अणुभार कितना होगा, 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना बच्चों? तो अब देखिए आपके पास विलेय और विलायक इन दोनों के भार और अणुभार हैं जिनसे आप इनके मोल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए विलायक के मोल Na बराबर होंगे 80/18। भार बटे अणुभार से आपने जो इसके मोल्स हैं वो निकाल दिए, तो ये आपके मोल्स आ गए 4.44। इसी तरह जो विलेय है इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 20/62। 20 इसका भार है, 62 इसका अणुभार है। तो आपके पास इसके जो मोल्स हैं वो आ जाएंगे 0.32 के करीब आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे। देखिए आपके पास अब कुल मोल कितने आ गए, जो कुल मोल हैं विलयन के कुल मोल, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 4.44 में आपको जोड़ देना है 0.698।
32। तो देखिए ये कितना आ गया 67.4। ये आपके पास कुल मोल आ गए। अब देखो बेटा, अब जब आपको मोल प्रभाज निकालना है तो अगर आप विलेय का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं काई ए, तो ये किसके बराबर होगा? विलायक के मोल यानी Na अपॉन कुल मोल जो आपने Na और Nb को जोड़कर प्राप्त किए हैं। तो देखिए विलायक के मोल हमारे पास थे 4.44 और कुल मोल हमारे पास थे 4.76। तो 4.44 को हम डिवाइड कर लेते हैं 4.76 से, तो विलायक का मोल प्रभाज आपको मिल जाएगा 0.933। इसको सॉल्व करने के बाद 0.933 आपको विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश मिल जाएगा। अब यदि आप विलेय का मोल अंश ज्ञात करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप ऐसा कर लीजिए कि काई ए को 1 में से माइनस कर लीजिए 0.933। तो अब देखिए अगर आप 1 में से माइनस कर देते हैं 0.933 को, तो आपको मिल जाएंगे 0.067। ये मोल प्रभाज हो गया विलेय का, ये मोल प्रभाज हो गया विलायक का। और यदि आप इसे फॉर्मूले से ही निकालना चाहते हैं तो आप काई डी किसके इक्वल रखेंगे? Nb अपॉन कुल मोल के, Nb अपॉन कुल मोल के। तो Nb कितना है 0.32 और कुल मोल कितना है 4.76। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जो विलेय के मोल्स हैं इनको डिवाइड कर देंगे जो टोटल मोल्स हैं, तो इनसे आपको एक बार फिर ये ही मोल प्रभाज मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? चलिए तो अब हम फिलहाल के लिए आप इन्हीं जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं आप इनकी प्रैक्टिस करिए और अगले वाली वीडियो में मैं आपको कुछ और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कराऊंगा। ठीक है बच्चों।